नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड बीजेपी में क्या ठीक ठाक चल रहा है, यह सवाल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि दर्जाधारियों की जो एक सूची जारी हुई जिसमें 10 नाम थे, उसको आए हुए तकरीबन 1 महीना हुआ है और अभी 1 महीने बाद ही उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को यह कहना पड़ रहा है कि अभी और भी सूची आएगी और 5 तक सूची आएगी, जिनमें से 4 अप्रूव हो चुकी है मुख्यमंत्री की ओर से और 1 जारी की जा चुकी है, यानी कि 3 भी आने ही वाली है। वो कभी भी आ सकती है, उन्होंने टाइम भी दिया है, दीपावली के आसपास तक, उसके पहले भी आ सकती है। यह सवाल इसलिए भी जन्म ले रहा है। आपको याद होगा जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, तो पहली लिस्ट दर्जाधारियों की 18 में आई थी, दूसरी 19 में आई थी और तीसरी 20 में आई थी, यानी तकरीबन एक एक साल का गैप रहा था और 10-10, 15-15, 20-20 लोगों के सूची में नाम थे। इसीलिए 1 महीने के अंदर अंदर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर ये कहना पड़ रहा है कि अपने लोगों से कि आप चिंता मत कीजिए, सूची और भी 3 अप्रूव हो चुकी है और चौथी भी आएगी, 5वीं मतलब 1 आ चुकी है। तो इससे एक सवाल पैदा होता है कि क्या उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या दबाव इतना बढ़ गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही यह कहना पड़ रहा है कि दूसरी सूची आ रही है? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं है, होती रहती है। यह उत्तराखंड की राजनीति में एक प्रमाणित तथ्य है। लेकिन धामी ने जब से सत्ता संभाली है और सत्ता संभालने के बाद उन्होंने कई सारे मिथक तोड़े हैं। बीजेपी को दोबारा सत्ता दिलाई, मुख्यमंत्री आवास में रहने लगे। मुख्यमंत्री आवास में कोई मुख्यमंत्री इसलिए नहीं रहता था क्योंकि यह माना जाता था कि यहां रहने से यह अपशगुनी है, यहां रहने से सत्ता चली जाती है, कुर्सी चली जाती है। बीजेपी में इस वक्त घमासान मचा हुआ है भीतर खाने, यह ठीक है, लेकिन कोई भी ऊपरी तौर पर बगावत दिखती नहीं है। बड़ा मैनेज करके धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन अगर त्रिवेंद्र से तुलना करें तो त्रिवेंद्र राज में सत्ता संभालने के साथ ही घमासान शुरू हो गया था, बात दिल्ली तक गई थी। आधे विधायक खुलकर विरोध में आ गए थे। मौजूदा दौर में बहुतों की नींद उड़ी हुई है, यह ठीक है। धामी को 1.5 साल के आसपास हो चुका है और अगर पिछला साल का कार्यकाल भी मिलाया जाए तो 2 साल से ज्यादा हो गया है। 3 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री बने, इसके बाद 23 मार्च 2022 को दूसरी बार शपथ ली। 2 साल से अधिक का समय हो गया और कोई दर्जाधारी अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। एक सूची आई है 10 नामों की, लेकिन बीजेपी में 10 नाम बहुत कम होते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो ये घोषणा की गई, 27 सितंबर को यह लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 10 लोगों को दायित्वधारी बनाया गया था। अब 1 माह बाद ही दूसरी सूची जारी होने की बात प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। 5 सूची आएगी वो कह रहे हैं, यानी कि अगर हर सूची में 10 से 15 नाम भी जोड़ लिए जाए तो 70-80 लोगों को लाभ मिल ही जाएगा। यह एक मौजूदा तस्वीर बन रही है, लेकिन सवाल यह बनता है कि कितने लोगों को उत्तराखंड में रखा जा सकता है, दर्जाधारी बनाया जा सकता है। धामी और महेंद्र भट्ट क्या बहुत ही ज्यादा दबाव में आ गए? त्रिवेंद्र ने 2017 में जब कुर्सी संभाली थी तो जैसा कि मैंने कहा, पहली लिस्ट दिसंबर 2018 में और दूसरी लिस्ट मार्च 2019 में और तीसरी जून 2020 में आई थी, यानी कि तकरीबन 1 साल का अंतर था। लेकिन धामी अचानक से बहुत जल्दी में दिख रहे हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, या फिर अंदर की चीजें क्या मैनेज नहीं हो रही है? ये बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। उत्तराखंड में कितने दर्जाधारी बन सकते हैं, यह एक सवाल है। वैसे तो प्रदेश में तकरीबन 250 दर्जाधारी राज्य मंत्री आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिनमें आयोग, निगम, परिषद, तमाम बोर्ड और बोर्ड के मेंबर तमाम शामिल है। सरकार ने इस पर होमवर्क भी किया है। पिछले दिनों इसको लेकर खबर भी आई थी, सूची भी जारी हुई थी कि उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न बोर्ड, निगम और समितियों में करीब 88 पद ऐसे पाए हैं जो खाली है। इनमें अगर मेंबर्स की भी संख्या मिला दी जाए तो तकरीबन 100 लोगों को खपाया जा सकता है, दायित्वधारी का दर्जा दिया जा सकता है उत्तराखंड में। अब सवाल यह आता है कि उत्तराखंड में कितनों का दावा है बीजेपी में कि उनको पद दिया जाना चाहिए? अगर एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो एक विधानसभा सीट पर भाजपा के तकरीबन 8 से 10 कार्यकर्ता थे जो टिकट के दावेदार थे। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तकरीबन 800 लोग अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, यानी कि 800 लोग उस लिस्ट में है जो चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई पद दिया जाए, क्योंकि वो कैंडिडेट की दौड़ में थे। उनको लगता है कि हमें टिकट मिलता तो हम भी जीत जाते, और जो जहां से हार गया 23 सीटों पर जो बीजेपी हारी है, उन 23 सीटों में जो दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला था, उनको भी लगता है कि हमें टिकट मिलता तो शायद हम जीत जाते, इसीलिए वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
बीजेपी ने 47 सीटें जीती और 23 सीटों पर हार गई। इन 23 सीटों पर हार को लेकर बीजेपी में बड़ा मंथन चल रहा है, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अगर हम त्रिवेंद्र राज की बात करें तो त्रिवेंद्र सरकार ने पौने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पहली लिस्ट दिसंबर 2018 में दायित्वधारकों की जारी की थी। उस सूची में 14 भाजपा नेताओं के नाम शामिल थे। इसके बाद मार्च 2019 में, जैसा कि मैंने कहा, इस और दूसरी सूची में 51 भाजपा नेताओं को कैबिनेट, राज्य मंत्री और अन्य पदों पर दायित्व सौंपा गया था। यानी कि पहली में केवल 14 नाम थे, लेकिन दूसरी में बहुत बड़े पैमाने पर नाम शामिल किए गए थे, 51 लोग शामिल किए गए थे। आपको याद होगा, दूसरी सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को भी बद्रीनाथ मंदिर समिति का मेंबर बनाया गया था। हालांकि उन्होंने दायित्व लेने से मना कर दिया था, यह एक अलग बात है। इसके बाद जून 2020 में एक सूची जारी की गई। अगर कुल देखें तो 75 के आसपास दर्जाधारियों की सूची त्रिवेंद्र सरकार में थी। अब सवाल आता है कि त्रिवेंद्र ने धामी से क्या सबक लिए है। उस दौर की और इस दौर की जो सिचुएशन है भाजपा में, क्या वो कुछ अंतर है या एक ही जैसी है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय मैनेज नहीं कर पाए थे तो उनसे क्या गड़बड़ियां हो गई थी, उनकी सत्ता चली गई थी? और इसको लेकर एक बड़े वजह मानी जाती है कि बीजेपी में बगावत रही थी। और अगर मौजूदा दौर में धामी, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर दोनों की बात करें तो इस समय की बीजेपी में और उस समय की बीजेपी में, इस समय की सरकार में और उस समय की सरकार में अंतर क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तभी ये जो मौजूदा दौर का घमासान बीजेपी में मचा हुआ है, इसको समझा जा सकता है। त्रिवेंद्र काल और धामी काल में एक बड़ा अंतर तो यह है कि त्रिवेंद्र के काल में बीजेपी में उनके खिलाफ खुलकर बगावत हुई थी। तकरीबन आधे विधायक दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। धामी ने अपने विरोधी खेमे को पूरी तरीके से शक्तिहीन कर रखा है। इसके बहुत सारे वजह है। हरिद्वार में जो त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन हुए, अगर उसको देखेंगे, वो जीता। फिर चंपावत का इलेक्शन भी उपचुनाव जीता। इसके अलावा अभी बागेश्वर का उपचुनाव जीता। और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें रही है, इस तरह के समीकरण रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने शुरू से ही, अगर उनके पहले 2022 के चुनाव के पहले कार्यकाल को देखे या अब के कार्यकाल को भी देखे, तो अगर टोटल इस 2 साल के कार्यकाल को देखे तो उन्होंने अपने विरोधी खेमे को दबा कर रखा है, शक्तिहीन कर रखा है। एक अंतर तो यह है, बहुत बगावत दिखती नहीं है। मार्च 2017 में 70 में से 56 सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पद पर बैठे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर 2 बातें बड़ी ही उत्तराखंड की राजनीति में कही जाती है। एक, आरएसएस के काफी करीबी थे और वो तकरीबन 2 दशक तक वो संघ के प्रचारक रहे और उन्हें अमित शाह का भी करीबी माना जाता है। इसके बाद भी उनकी कुर्सी चली गई थी। त्रिवेंद्र पर जो आरोप थे, अगर मोटे मोटे बड़े आरोप की बात करें तो वो किसी की नहीं सुनते थे। यह बीजेपी में कहा जाता था, बीजेपी के लोग खुलकर कहते थे। बहुत सारे विधायक तो बहुत सामने आकर कहते थे। अपने खास अफसरों को उन्होंने बहुत ज्यादा छूट दी रखी थी। इस तरह के आरोप लगते थे। पार्टी के करीब आधे विधायक खुलकर विरोध में आकर, जैसा मैंने कहा, दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने रावत के खिलाफ आलाकमान की शिकायत की थी सीधे सीधे। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का मामला, देवस्थानम बोर्ड का मामला, इसके अलावा 2 मामले और त्रिवेंद्र के काल में हुए थे जो बड़े चर्चा में आ गए थे और उसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़े असहज हो गए थे। एक, आपको याद होगा, गैरसैंण में लाठीचार्ज हुआ था सड़क के चौड़ीकरण को लेकर। करीब 3 महीने से जो महिलाएं हैं वहां पर प्रदर्शन कर रही थी गैरसैंण में और उन पर जमकर लाठीचार्ज हुआ था। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो सामने आया था। यह एक महिला सरकारी टीचर का वीडियो था। उनसे बड़ी बहस हुई थी त्रिवेंद्र की ऑन कैमरा ही और सस्पेंड करने के आदेश दिए गए थे। पुलिस से उन्हें बाहर निकालने और हिरासत में लेने की बात भी उन्होंने कही थी। वो दिख रहे थे उस वीडियो में। इसके अलावा जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी में खुलकर बगावत का माहौल था। इन सब चीजों की और इन वीडियो की बड़ी आलोचना हुई थी। उस समय पे विपक्ष ने, कांग्रेस ने इनको बड़ा मुद्दा बनाया था और केंद्रीय नेतृत्व भी बीजेपी का बड़ा असहज हो गया था। धामी को लेकर अभी इस तरह का कुछ भी नहीं है। धामी बड़े पोलाइट दिखते, बड़े मिलनसार दिखते, चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे, सबसे मिलकर चलने की बाहर बात दिखती है। अंदर खाने क्या चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, परसेप्शन बड़ी चीज होता है। परसेप्शन ये है कि धामी ठीक तरीके से चला रहे और विपक्ष को, जो पार्टी में अपना जो विरोधी है, उनको अच्छे से शक्तिहीन कर रखा है।
उसके लिए एक शब्द यही ठीक रहेगा कि शक्तिहीन कर रखा है। उत्तराखंड बीजेपी में दबाव के हालात बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसको अगर मौजूदा दौर में देखें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर खाने बहुत दबाव के हालात बन रहे। इसीलिए तो 1 महीने के अंदर अंदर महेंद्र भट्ट को कहना पड़ रहा है। और महेंद्र भट्ट ये नहीं कह रहे कि एक और लिस्ट आएगी, महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि 5 लिस्ट आएगी, एक आ चुकी है, 4 अप्रूव है, यानी कि 3 अप्रूव हो चुकी है और 5वीं के अप्रूवल पर भी बात चल रही है, यानी कि धामी 4 लिस्ट अप्रूव कर चुके हैं। यह वो उत्तराखंड में जो बीजेपी है और बीजेपी के जो दायित्वधारी पर दावा कर रहे हैं उनको एक मैसेज दे रहे हैं। यह मौजूदा दौर की एक बात है उत्तराखंड बीजेपी में। इसीलिए 2 बातें बहुत साफ साफ मौजूदा दौर में बनती है। एक, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यकाल था उस समय की बीजेपी और उस समय की सरकार, और अभी जो पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल है, इसकी बीजेपी और इसकी सरकार में एक बेसिक अंतर दिखता है। बेसिक अंतर यह है कि बीजेपी बड़ी अनुशासित दिखती है बाहर से, अंदर खाने दबाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चलता है, पार्टी में हर एक में चलता है, लेकिन बाहर क्या परसेप्शन है ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की बात करें तो उत्तराखंड की कांग्रेस में अनुशासनहीनता बाहर दिखती है। हरीश रावत खुद ही सीट चुने बैठे हैं, 2 कांग्रेस के विधायक नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उनके फैन हो जाते हैं, और भी कई सारी बातें खुलकर सामने आती है कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी में ऐसा दिखता नहीं है। बड़ी बात यह है कि अभी दिसंबर में इन्वेस्टर मीट होनी है देहरादून में, उससे पहले किसी भी तरह की कोई आफत धामी लेना नहीं चाहेंगे, यह मानना चाहिए। और इसके तुरंत बाद आम चुनाव है। अगर दिसंबर में मीट होती है तो यह माना जा रहा है कि जनवरी के लास्ट तक, पिछली बार फरवरी में आचार संहिता लगी थी, तो इलेक्शन है तुरंत, तो इलेक्शन के बाद का क्या माहौल रहेगा, कैसा माहौल रहेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इलेक्शन से पहले कोई इस तरह का कोई भी माहौल धामी नहीं चाहेंगे कि उत्तराखंड बीजेपी में बनना चाहे। इसीलिए कितने लोगों को दर्जाधारी बनाया जाएगा यह तो लिस्ट बाय लिस्ट पता लग ही जाएगा, लेकिन यह तय मानिए कि उत्तराखंड बीजेपी में यह एक मैनेजमेंट चल रहा है मौजूदा समय में, जो महेंद्र भट्ट ने यह बयान दिया है कि 5 तक लिस्ट बन चुकी है, 4 अप्रूव हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि जो इन 5 में नाम शामिल है वो कितने खुश होते हैं, उनको क्या मिलता है, और जो 5 में नाम शामिल नहीं होते हैं वो किस तरह का रिएक्शन करते हैं, सार्वजनिक रिएक्शन करते हैं या पार्टी के फोरम पर अंदर ही रिएक्शन करते हैं। और जो बीजेपी में एक खेमा है, जो शक्तिहीन है, वो अपनी शक्ति को अर्जित करने के लिए किस तरह के यत्न करने वाला है, किस तरह के यत्न कर रहा है, यह एक आने वाले समय में समझने वाली बात होगी।